Yes, today we are going to study about the new topic known as anti-metabolites, in which we study about normally sulfonamides drugs or sulfide drugs or trimethoprim. And first we know about what do you mean by anti-metabolites. Anti-metabolites मतलब क्या होता है कि समझना है इसमें कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी जैसे कि इंडोजीनस कंपाउंड है जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जो वर्क करता है, ठीक है, उसके साथ वो इंटरफेरेंस करता है और इंटरफेयर करता है। और जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म है जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे कि डीएनए को बनाना है, ठीक है, तो जैसे ये पूरा स्टेप दिख रहा है कि पाबा ग्लूटामेट और टेरिडीन जो यूज होके फोलिक एसिड सिंथेज के प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है। डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज के प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है। इसके बाद से इसी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से जो थायमिडीन बना और थायमिडीन से ये जो फिर डीएनए बन रहा है, ठीक है। तो जितना भी ये जो मेटाबोलाइट्स है, ठीक, इसको इंटरप्ट करता है, इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये सब होते हैं मेटाबोलाइट्स, और इसके अगेंस्ट जो काम करते हैं उसको कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स आर नॉर्मली व्हाट आर दे आर नॉर्मली इंडोजीनस कंपाउंड इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो ये मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये होते हैं इंडोजिनस कंपाउंड, ठीक है। और इसके अगेंस्ट जो काम करते हैं उसको कहते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स। और एंटी मेटाबोलाइट्स में जैसे हम देख रहे हैं पाबा ग्लूटामेट और टेरिडीन, और जो ये दो एंजाइम है फोलिक एसिड सिंथेज और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है ये दोनों में जैसे कि पैथोजन जैसे माइक्रोबियल एजेंट्स माइक्रोब्स में जैसे बैक्टीरिया में हो गया, ठीक, और चाहे मैमेलियन सेल में भी ये दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बात है जो फॉलिक एसिड सिंथेज वो सिर्फ माइक्रोब्स में प्रेजेंट होते हैं, मैमेलियन सेल में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फॉलिक एसिड सिंथेज के लिए जो इनहिबिटर्स होते हैं वो होते हैं सल्फोनामाइड्स होते हैं। सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, डैप्सोन के बारे में पढ़ेंगे। जो डैप्सोन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है, जैसे डर्मेटाइटिस हर्मेटिफॉर्मिस का होता है ये ड्रग ऑफ चॉइस। फिर इसको यूज हम करते हैं लेप्रोसी में भी इसको यूज करते हैं, ठीक। और एक और देखेंगे जैसे कि यहाँ पे जो डाईहाइड्रिक फोलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिशन कौन करता है, तो इसमें आता है ट्राइमेथोप्रिम। इसमें आता है ट्राइमेथोप्रिम हो गया। और आप पढ़े होंगे मेथोट्रेक्सेट के बारे में, तो मेथोट्रेक्सेट भी यहीं पे वर्क करता है, ठीक है। और जैसे अगला है पायरीमिथामाइन, ये भी ड्रग्स जो है यहाँ पे ये वर्क करता है, ठीक है। अब देखते हैं जैसे मान लीजिए पाबा जो है, नॉर्मली अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे अगर पस बनता है, तो जहाँ अगर ज़्यादा पस बन रहा है तो वहाँ पे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जो है, इसको कहते हैं पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। इसका जो अमाउंट है जो बहुत ज़्यादा होता है पस में, तो इसके जब इसका अमाउंट अगर ज़्यादा है तो ये जो ड्रग्स है जैसे सल्फोनामाइड और डेप्सोन ये नॉर्मली वहाँ पे वर्क नहीं करता है जहाँ पे पस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पस अगर ज़्यादा है तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। अब तो देखते हैं कि जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो कुछ समझे कि जैसे मेटाबोलाइट्स में जैसे सल्फोनामाइड्स और डेप्सोन कहाँ वर्क करता है, वो इनहिबिट करता है फोलिक एसिड सिंथेज को, ठीक। और जैसे ट्राइमेथोप्रिम है और मेथोट्रेक्सेट है, पायरीमिथामाइन है, वो क्या करते हैं कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं। तो फिर उसका डीएनए नहीं बनेगा। जब ये डीएनए नहीं बनेगा तो उसका जो वर्क है इफिशिएंटली अपना जो वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ड्रग्स है इसका हम लोग सबका पढ़ेंगे बारे में कि उसका
फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, व्हाट विल बी इट्स साइड इफेक्ट एंड और यू कैन से एडवर्स इफेक्ट, और इसके बारे में ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ड्रग्स के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स जो हैं सल्फर ड्रग्स होते हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर ड्रग्स के आगे मैक्सिमम में सल्फर आएगा, लेकिन सिर्फ एक डैप्सोन को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी सब में क्या है, आगे सल्फर लगा हुआ है, ठीक, आगे ये सल्फर लगा हुआ है, कॉमन है। इसमें सल्फा डॉक्सिन आ गया, सल्फा साइटीन आ गया, सल्फा सोक्साजोल आ गया, फिर सल्फा सैलाजीन आ गया। सल्फा सैलाजीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके थोड़ी देर में बात बताएंगे हम। और सल्फा डाइजीन हो गया और डैप्सोन हो गया, ठीक है। तो ये जो ड्रग्स हैं ये आते हैं सल्फा ड्रग्स। और बात करते हैं जो ये सल्फा ड्रग्स होते हैं, ये नॉर्मली क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होते हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स मतलब वो नॉर्मली ये बैक्टीरिया को किल नहीं करते हैं, उसके सिर्फ ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। जैसे कि समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसमें आप बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए कि पहले से इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, जैसे मान लीजिए और उसको HIV है, चाहे कोई ऐसा डिजीज़ है जिसमें कि उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, तो इसमें ये देना, ठीक है, वो थोड़ा सा ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये फिर वो मतलब वो अच्छी तरह से सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो होते हैं वो हमें जो पेशेंट अच्छा जो पर्सन है जिसमें गुड इम्यून होता है उसमें हम दे सकते हैं, लेकिन अगर पुअर इम्यून सिस्टम है तो उसमें हम नहीं देना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव काम नहीं करता है। अब आगे देखते हैं कि इसका जैसे कि और सब ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या कैसे ये कौन सा ड्रग्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, और क्या इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि इनका जो एब्जॉर्प्शन की जो बात करते हैं हम, तो ये ओरली बहुत अच्छे तरह से एब्जॉर्ब होता है। ये ओरल एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा तरह से होता है, ठीक है, ओरल एब्जॉर्प्शन है। लेकिन क्या है कि कुछ जैसे ड्रग्स है, जैसे कि मान लीजिए सल्फा सैलाजीन जो बात कर रहे हैं, सल्फा सैलाजीन के बारे में। सल्फा सैलाजीन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कोई क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें ये ड्रग्स अच्छी तरह से यूज किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं IBD में यूज किया जाता है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये ड्रग्स यूज किया जाता है, ठीक। तो ये सल्फा सैलाजीन अगर मान लीजिए लोकली अगर आप लेते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसका एक्सेप्शन है। कारण क्या है कि मान लीजिए कि जब ये सल्फा सैलाजीन अगर मान लीजिए आप मतलब ओरली आप ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ओरल आप इस ड्रग्स को आप ले रहे हैं, तो क्या होता है, जैसे अब वो ओरल लिए तो जो लोकल जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो होते हैं वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, इस सल्फा सैलाजीन को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये सल्फा सैलाजीन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एक आता है सल्फा पायरिडीन, एक तो सल्फा पायरिडीन में कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरा जो होता है 5 अमीनो सेलिसाइक्लेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सेलिसाइक्लेट में, ठीक। तो जो 5 अमीनो सेलिसाइक्लेट जो है वो जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ये शो कर देता है, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ये शो करता है, ठीक। लेकिन जो सल्फा सैलाजीन का जो सल्फा पायरिडीन जो होता है ये क्या कर सकता है, ये आपको टॉक्सिसिटी कर सकता है, ठीक है, इट लीड्स टू टॉक्सिसिटी। कब टॉक्सिसिटी करेगा, मान लीजिए कि और ये जो ड्रग्स हैं मेटाबोलाइज होने के लिए ये जाते हैं लीवर में, ठीक है तो इनका क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई और मतलब जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो अगर उसमें जो एसिटाइलेशन की जो प्रोसेस है वो स्लो हो रही है, तो अगर वो पेशेंट कह रहे हैं स्लो एसिटाइलेटर्स हैं,
तो इसमें ये टॉक्सिसिटी प्रेसिपिटेट कर सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उसके कारण जो साइड इफेक्ट होना है ये होगा, ठीक है। और इसको हम लोग एक और मतलब मैक्सिमम इसको बहुत ऐसा देखा जाता है कि टॉपिकली यूज ज़्यादा नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ है कारण क्या है कि इसको टॉपिकली यूज करने से जो सेंसिटाइजेशन का जो रिस्क है वो बढ़ा देता है, ठीक। और जैसे लेकिन कुछ है जैसे कि बर्न में हम इसको यूज करते हैं, आप लोग नाम सुनेंगे बर्न में, जैसे कि सिल्वर सल्फा डाइजीन यूज करते हैं, सिल्वर सल्फा डाइजीन इसको हम लोग यूज करते हैं बर्न पेशेंट में, ठीक है। और बर्न पेशेंट पे यूज करने का मेन मेरा मोटो क्या है कि जो ये बैक्टीरिया अगर मान लीजिए कि जैसे अगर बर्न होता है तो इन्फेक्शन से भी पेशेंट का डेथ होता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन से, और चाहे मान लीजिए अगर बर्न हो रहा है तो ज़्यादा लॉस हो रहा है, हाइपोकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया के चलते भी क्या होता है, जो लंग हार्ट प्रॉब्लम आता है तो उसके चलते भी ये डेथ होता है, ठीक है। लेकिन इसके हम क्या कर सकते हैं कि सिल्वर जो सल्फा डाइजीन है अगर इसको यूज करते हैं तो वो प्रिवेंट करता है कि बैक्टीरियल जो कॉलोनी है वो नहीं बने, बैक्टीरियल कॉलोनाइजेशन को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और हमें चाहिए भी कि इन्फेक्शन से हमें बचाना है, ठीक है। तो ये मतलब ये वर्क अच्छी तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये देखते हैं कि ये नॉर्मली जो है बहुत अच्छे तरह से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये बॉडी के जितने भी फ्लूइड में है अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इवन ये CSF में भी, मतलब मान लीजिए कि हम लोग इसके पहले जो ड्रग्स के बारे में पढ़े थे जैसे पेनिसिलिन है, चाहे पेनिसिलिन जी के बारे में पढ़े थे, तो वो क्या है कि अगर वो इन्फ्लेम्ड होता है, अगर मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड होता है, चाहे अगर बोन में कोई अगर प्रॉब्लम आता है तब वहाँ पे इन्फ्लेम्ड पार्ट से वो एंट्री करता है, ठीक। लेकिन ये क्या है, अगर इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर नहीं, जैसे मेनिंजेस इन्फ्लेम्ड नहीं है तो उसमें भी ये मतलब जा सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, बॉडी में वेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और वेल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि इवन ये CSF में भी ये चला जाता है और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करता है। इवन ये क्या करता है, प्लेसेंटल बैरियर को भी ये क्रॉस कर जाता है, प्लेसेंटल बैरियर को भी ये क्या कर देता है, क्रॉस कर जाता है, ठीक। अब बात करते हैं जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं, नॉर्मली ये क्या करता है कि मान लीजिए ये जो ट्रांसफ़र जब होता है, जब ब्लड प्लाज्मा में ये जब जाता है तो ब्लड प्लाज्मा में ये बाइंड किससे करता है, अल्बुमिन से, ये अल्बुमिन से ये बाइंड करता है और अल्बुमिन से बाइंड होकर ये कैरी होता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम किसी मतलब नियोनेट्स को अगर हम ये दे रहे हैं तो नियोनेट्स में जो अल्बुमिन जो काम करता है बिलिरुबिन का कैरी करता है, ठीक। मान लीजिए ये अल्बुमिन नियोनेट्स क्या है, ठीक है। और इस नियोनेट्स में जो अल्बुमिन है और चाहे बिलिरुबिन है तो सेम मतलब सेम साइट, प्रोटीन बाइंडिंग साइट से ये लोग ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। बॉडी में ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए कि यही साइट है, कॉमन साइट है, मान लीजिए कि यहीं पे वो आपका जो मतलब ये जो ड्रग्स है, ठीक है, वो बाइंड होगा, या कि जो ये आपका नॉर्मली जो हम कह सकते हैं कि बिलिरुबिन जो है यहाँ पे ये बाइंड होगा, तो ये बिलिरुबिन को अब मतलब डिस्प्लेस कर देता है, बिलिरुबिन को ये डिस्प्लेस कर देता है। अब फ्री जो बिलिरुबिन है अब वो क्या हो जाएंगे, प्लाज्मा में वो मूव करने लगेंगे, और यही आगे चल के क्या होगा कि वो फ्रीली जो बिलिरुबिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी ये क्रॉस कर सकते हैं, और क्या करते हैं कि जो स्क्लेरा में भी जाके डिपोजिशन होंगे, और एक जो सिम्टम्स आता है जैसे कि कर्नेक्टेरस का कारण बनाते हैं, ये कर्नेक्टेरस का कारण बनाते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर इस ड्रग्स को हम अगर कहते हैं कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में दे रहे हैं मतलब मदर को, तो ये बच्चे में ट्रांसफ़र होने का चांसेस क्या होता है, न्यूनेट्स में ट्रांसफ़र होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और ये मैक्सिमली देखा जाता है किसके साथ, सल्फासिस्टीन के साथ, सल्फासाइटिन के साथ, ये मैक्सिमम किसके साथ देखा जाता है, सल्फासाइटिन के साथ मैक्सिमम देखा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है,
ठीक, आगे बात करते हैं कि इसका जो मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि ये एसिटाइलेशन और जो कंजुगेशन होता है वो लीवर में होता है। क्यों क्यों क्योंकि मान लीजिए जब ये एसिटाइलेशन और जब कंजुगेशन होगा तो अगर इफ इसकी इफिकेसी अगर मतलब ड्रग्स अपना वर्क कर लिया है, ठीक है, तो इसकी जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट जो है वो इसका क्या हो जाएगा, एक्टिविटी कम होगा। ठीक है, तो इस ये लीवर में जाएगा, जैसे मान लीजिए ये लीवर है, तो ये ड्रग्स सर्कुलेशन से होते हुए अब वो कहाँ एंट्री कर रहा है, लीवर में एंट्री कर रहा है ये जो ड्रग। अब ये ड्रग्स का मॉडिफिकेशन होगा और ये क्या हो जाएगा, लीवर में क्या हो जाएगा, एसिटाइलेशन इनका होगा एंड और कंजुगेशन अगर होगा, एसिटाइलेशन और कंजुगेशन से क्या होगा कि इसकी जो एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी है, एंटीमाइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साथ साथ क्या होगा, लेकिन एक जो बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन क्या है जो इसकी जो टॉक्सिक जो टॉक्सिसिटी पोटेंशियल है, जो इसकी टॉक्सिक पोटेंशियल प्रिजर्व ही रहेगी अभी, बट जो इसकी टॉक्सिक पोटेंशियल है वो प्रिजर्व रहेगी। जब टॉक्सिक पोटेंशियल इसकी जब प्रिजर्व रहेगी तो आफ्टर ये क्या होता है, जैसे लीवर से मेटाबोलाइज होकर ये जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू किडनी से ये जब बाहर जाता है तो किडनी में क्या होता है, जो यूरिन जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक, तो अगर एसिडिक ये यूरिन है, चाहे मतलब जो अगर न्यूट्रल मीडियम अगर आ रहा है, चाहे हम यहाँ पे सिर्फ मतलब बात कर रहे हैं एसिडिक पीएच की, ठीक है, जो पीएच क्या है, एसिडिक पीएच है, तो एसिडिक पीएच में ये क्या होता है कि ये प्रिसिपिटेट करता है और क्रिस्टल्यूरिया का ये कारण बनाता है, क्रिस्टल्यूरिया का ये कारण बनाता है। और ये क्रिस्टल्यूरिया क्या होता है, ये स्टोन फॉर्मेशन होता है। ठीक, और इस स्टोन फॉर्मेशन से अब किडनी में ये क्या करेगा, किडनी का ये क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, डैमेज टू व्हाट, किडनी। ठीक, ये लेकिन ये जो अगर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसके साथ क्रिस्टल्यूरिया अगर देखा जाता है तो वो सल्फा ड्रग्स कौन सा है, वो है सल्फासॉक्साजेल। ठीक है, सल्फासॉक्साजेल, इसके साथ ये मैक्सिमम ये देखा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं इसका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो हम बात किए हैं कि नॉर्मली जब ये मेटाबोलाइज होगा लीवर में, आफ्टर मेटाबोलिज्म इट कैन बी एक्सक्रीटेड थ्रू द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू ये बाहर आएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये बाहर आएगा। ठीक है, लेकिन क्या है, एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई पेशेंट अगर रीनल फेल्योर पेशेंट है, चाहे कोई भी रीनल डिसफंक्शन पेशेंट है, रीनल डिसफंक्शन पेशेंट है, तो इसमें हमें डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। डोज एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है किसमें, जब वो मान लीजिए अगर रीनल डिसफंक्शन पेशेंट है तो इसमें इसका डोज एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, इस ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। क्या होता है कि जब मान लीजिए कि इसके पहले हम दो चीज़ बता दी है क्रिस्टल्यूरिया के बारे में, क्रिस्टल्यूरिया करता है, फिर एक और बता दिए जैसे कि मान लीजिए कि ये कभी कभी ये मैक्सिमम जो इसका ड्रग्स जो होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी भी शो करता है, हाइपर सेंसिटिविटी भी ये शो करता है, जैसे कि बॉडी में रैश डेवलपमेंट कराएगा, एंजियो एडिमा का ये फॉर्मेशन करा देगा। और सीवियर फॉर्म में क्या होता है कि ये एक सीवियर डिजीज जो होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का ये फॉर्मेशन कराता है। ठीक, और इसके पहले पढ़े थे कर्निक्टेरस के बारे में, ये कर्निक्टेरस करता है नियोनेट्स में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको जैसे मान लीजिए कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, ठीक है, और चाहे प्रेग्नेंट मदर है, उसमें हम लोग इसको अवॉइड करते हैं देना। ठीक है, बाद में कहते हैं जैसे ये हिमोलाइसिस करता है, जिस हिमोलाइसिस कहने का मतलब कह सकते हैं इसको हिमोलाइटिक एनीमिया का ये कारण बनाता है। ये क्या करता है, G6PD जो डेफिशिएंसी है इसका कराता है, इस एंजाइम का डेफिशिएंसी कराता है। और G6PD डिफिशिएंसी के कारण क्या होता है कि जो
नॉर्मली जो ऑक्सीडेंट बन रहे हैं, जो ऑक्सीडेंट बनते हैं, जैसे H2O2 बनता है, तो वो H2O2 क्या करता है कि H2O में कन्वर्ट कर देता है और ऑक्सीडेंट का जो इफेक्टिविटी है उसको कम किया जाता है। लेकिन इस मतलब इंजाइम के एब्सेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेंट जो है वो बना रहेगा और वो ऑक्सीडेंट क्या होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण वो सेल का क्या होगा और आरबीसी का क्या होगा, डेथ होगा। ठीक है, आरबीसी को वो डैमेज करेगा, आरबीसी के मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस ड्रग्स का जो हम लोग साइड इफेक्ट देखे हैं कि क्रिस्टल्यूरिया हो गया, हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, कर्निकटेरस हो गया और हीमोलाइटिक एनीमिया का कारण बनाता है, जैसे G6PD डेफिशिएंसी। ठीक, ये तो हुआ इसका साइड इफेक्ट किया, एडवर्स इफेक्ट। और इसमें बहुत सारा, जैसे कि मान लीजिए कभी जो ड्रग्स एसिटाइलेशन जैसे होते हैं, जैसे सिप ड्रग्स हैं, और मेनली जैसे वारफेरिन के साथ इसको हम मतलब अवॉइड करते हैं देना। ठीक है, थियोफाइलिन वारफेरिन के साथ इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। फिर बात करते हैं कि इसको मतलब ये जो मैक्सिमम ड्रग्स है इसको हम लोग कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ट्राइमेथोप्रीम की अगर हम बात करें तो ट्राइमेथोप्रीम जो है मैक्सिमम जो वर्क है और जो इसका साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें ट्राइमेथोप्रीम के बारे में, जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसका ट्राइमेथोप्रीम के बारे में, चाहे सल्फोनामाइड के बारे में। ठीक है, तो ट्राइमेथोप्रीम और सल्फोनामाइड लगभग जो भी इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ये थोड़ा सा ये इस एंजाइम का इनिबिशन करता है और ये इस एंजाइम का इनिबिशन करता है। लेकिन अगर बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में, चाहे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, तो लगभग वो सेम होता है। बस क्या होता है कि अगर हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंसेस क्या है कि ट्राइमेथोप्रीम जो होता है वो नॉर्मली क्या होता है कि ये वीक बेस होता है। और वीक बेस होने के कारण क्या होता है कि अगर वो हायर कंसंट्रेशन में जो एसिडिक प्रोस्टेटिक फ्लूइड होता है, चाहे वेजाइनल फ्लूइड होता है, उसमें भी ये डिपॉजिट हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। और उसमें जो अगर यूटीआई का जैसे इन्फेक्शन होता है, यूटीआई हो गया, चाहे बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस हो गया, तो उसमें ये अच्छे तरह से ये वर्क करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं, लेकिन इसका जो कम यूज अगर हम करते हैं, मान लीजिए अगर कॉम्बिनेशन में अगर हम यूज करते हैं इसको, जैसे कि हम ट्राइमेथोप्रीम ले लिए, ट्राई मिथोप्रीम अगर हम ले लिए, ट्राइमेथोप्रीम के साथ अगर अगर हम सल्फा मिथॉक्साजोल ले लेते हैं, मिथॉक्साजोल अगर हम साथ में लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं को ट्राइमैक्सोजोल, को ट्राइमैक्सोजोल, ऑक्साजोल और ट्राई। ठीक है, कोट्राइमेक्साजोल जो है, ये जो ड्रग्स है वो नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो जो रेशियो होता है 1:20 के रेशियो में बनाया जाता है। और ये दोनों जब मिला के अगर हम बनाते हैं तो ये बैक्टीरियोसाइडल की तरह ये काम करता है, बैक्टीरियोसाइडल की तरह ये काम करता है ये ड्रग्स। बैक्टीरियोसाइडल की तरह ये वर्क करते हैं। और ये जो नॉर्मली जो कोट्राइमैक्सोजोल है, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है। आप इसको याद कर सकते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, ये कौन कौन से में ड्रग ऑफ चॉइस है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं PNB ट्रिक से। तो P फॉर न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को एड्स है तो उसमें ये CD4 काउंट कम होता है। ठीक है, और CD4 काउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि प्रीडिस्पोज होता है कि ये जो फंगस इन्फेक्शन है मतलब हो जाए। ठीक है, तो इस फंगस इन्फेक्शन में इस ड्रग्स को हम देते हैं तो ये अच्छी तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, इसलिए इसमें ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर अगर नोकार्डिया का इन्फेक्शन है तो इस नोकार्डिया इन्फेक्शन में भी इसको हम दे सकते हैं। फिर इसके से बर्कहोल्डेरिया में भी इसको दे सकते हैं, एरिया सिपेशिया इन्फेक्शन में भी हम इसको ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि एक और जैसे डैप्सोन के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, डैप्सोन ये क्या होता है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, हर्पेटिफॉर्मिस का ये ड्रग ऑफ चॉइस है। लेकिन इसको हम लोग एक और जगह यूज कर सकते हैं, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में भी हम इसको
इसको हम लोग लेप्रोसी में भी यूज कर सकते हैं। फिर एक और कॉम्बिनेशन है, इसके दूसरे कॉम्बिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कि सल्फाडॉक्सिन है, सल्फाडॉक्सिन अब प्लस अगर हम इसमें पायरीमिथामाइन ले लेते हैं, पायरीमिथामाइन, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन ड्रग्स है वो नॉर्मली इफेक्टिवली वर्क करता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये अच्छी तरह से ये वर्क करता है। और पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि हम कह सकते हैं मलेरिया जो हो गया, ये मलेरिया में अच्छा तरह से वर्क करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये सबसे अच्छा है टॉक्सोप्लाज्मिक इन्फेक्शन जो होता है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये अच्छी तरह से वर्क करता है, ठीक। ये तो है इसका मतलब, मान लीजिए कॉम्बिनेशन में अगर यूज कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में ये कैसे वर्क करेगा, बैक्टीरियोसाइडल की तरह वर्क करेगा। और नॉर्मली जो ट्राइमेथोप्रिम के बारे में पहले भी कहे हैं कि वो मतलब अगर ट्राइमेथोप्रिम की अगर सिर्फ अगर ट्राइमेथोप्रिम की अगर बात करें तो ये नॉर्मली हम यूटीआई में इसको यूज कर सकते हैं, चाहे इसको हम बैक्टीरियल जो प्रोस्टाइटिस हो गया इसमें हम अच्छी तरह से इसको यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस में हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो इसकी इफिकेसी है जो होती है, इसका फंक्शनल इफिकेसी होती है वो लगभग 5 to 6 टाइम्स मोर देन द सल्फा ड्रग्स इसकी इफिकेसी होती है। और ये ज़्यादा इफेक्टिव किस में वर्क करता है ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ग्राम पॉजिटिव कोकाई में भी ये वर्क करता है, जैसे कि स्टेफ ऑरियस में ये अच्छी तरह से वर्क कर सकता है, ठीक। फिर जैसे ग्राम पॉजिटिव वैसिलाई में ये अच्छी तरह से ये वर्क करता है, जैसे कि मान लीजिए अगर लिस्टेरिया का इन्फेक्शन है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस में, तो इसमें भी ये ड्रग्स अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। फिर ग्राम नेगेटिव वैसिलाई में भी ये ड्रग्स मतलब मैक्सिमम ये ग्राम नेगेटिव वैसिलाई में वर्क करता है। जैसे कि हम कुछ का नाम ले रहे हैं, जैसे इकोलाई हो गया, एच इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसमें ये अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। और अब अभी बताएं कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा इन्फेक्शन में ये वर्क कर सकता है, ठीक है। और चाहे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे हो गया, जैसे न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में भी ये वर्क करता है, ठीक। अच्छा, टॉक्सोप्लाज्मा जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी में भी ये अच्छी तरह से वर्क करता है, ठीक। ये है हमारा पूरे तरह से जो हम लोग पढ़े हैं अभी तक, जो एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, सल्फोनामाइड्स के और डेप्सोन के बारे में और ट्राइमेथोप्रिम के बारे में और पायरीमिथामाइन के बारे में। और एंड इसमें जितना भी हम लोग ड्रग्स के बारे में हम जो देखे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं, इसका हम लोग कैसे ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इसका एब्जॉर्प्शन क्या है, कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे ये बॉडी से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ड्रग्स कैसे यूज होता है और कब ये प्रेसिपिटेट करेगा, तो ये सब हम देख लिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।